वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी, कैसे हैं आप। और जैसे कि आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले आपका केमिस्ट्री का जो लेक्चर है वो ख़त्म हुआ, तो अभी हम बात करते हैं फिज़िक्स की। और आज कोशिश करेंगे कि फ़िज़िक्स का जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि रिलेटेड टू द ई कैट है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे चैप्टर नंबर 1 को। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो कल एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था, उसी क्वेश्चन के साथ हम आज का आगाज़ करते हैं, आज के टॉपिक की बात करते हैं। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो बोर्ड के पेपर में जो आपके ईकेट के टेस्ट में पूछा जाता है वो ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये एमसीक्यूज कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने ये बात करनी कि आपके पास सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटीज हैं वो दो तरह की है। एक को आप नाम देते हैं जी सॉलिड एंगल का, इनके कॉमेंट्स मेरे सामने कर दे जी। और दूसरा हमारे पास है जी प्लेन एंगल। प्लेन एंगल आपके पास 2 डायमेंशनल होता है, जबकि सॉलिड एंगल आपके पास 3 डायमेंशनल होता है। अब सॉलिड एंगल में और प्लेन एंगल में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले सॉलिड एंगल में प्लेन एंगल की बात करेंगे तो द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इसको हम एस कहते हैं, ये आर है। और यहां पे हमारे पास एक रिलेशनशिप जो डिराइव होता है वो ये है कि एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये आर्क लेंथ जितनी ज्यादा होगी ये आपके पास एंगल उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। और हमारे पास इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करते हुए आता है जी एस इज इक्वल टू आर थीटा। और इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एंगल थीटा, अगर हमें एंगल थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो आपको मेरे बेटा बड़े अच्छे से पता है कि एस इज ओवर आर होता है। अब यहां से दो एमसीक्यूज जो वो आपके पास टेस्ट के अंदर पूछे जाते हैं, एक तो ये है कि अगर आपके पास इन केस इफ एस की वैल्यू आर के इक्वल आ जाए, अगर रेडियस और आर्क लेंथ दोनों आपस में इक्वल आ जाएं तो आपके पास एंगल किसके इक्वल आएगा। सो थीटा इज इक्वल टू आर ओवर आर। आर आर के साथ कैंसिल आ गया तो हमारे पास जो थीटा का आंसर आएगा वो 1 रेडियन आएगा, वो 1 रेडियन आ गया। क्योंकि आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए रेडियन एंड स्टेरेडियन आर द सप्लीमेंट्री यूनिट्स। रेडियन जो यूनिट है वो यूज किया जाता है प्लेन एंगल के लिए, और सॉलिड एंगल के लिए यूनिट यूज किया जाता है वो स्टेरेडियन होता है जी। उसके बाद यहां पे जो एक और बड़ा मजेदार क्वेश्चन पूछते हैं वो ये है, फॉर अ कंप्लीट रोटेशन, फॉर अ कंप्लीट रोटेशन, एक मुकम्मल रोटेशन के लिए, फॉर अ कंप्लीट रोटेशन द वैल्यू ऑफ द प्लेन एंगल इज, फॉर अ कंप्लीट रोटेशन the value of plane angle is। अगर इस कंप्लीट रोटेशन के लिए आपको बड़े अच्छे से पता है कि सर्कल की टाइप है, स्फीयर है, तो कंप्लीट रोटेशन में आपके पास आंसर क्या आना चाहिए। वैसे तो मुझे आपको बड़े अच्छे से क्लियर होना चाहिए, 2 पाई रेडियन ही होना चाहिए, लेकिन इसको अब हम सॉल्व करके देखते हैं। फॉर अ कंप्लीट रोटेशन द वैल्यू ऑफ द प्लेन एंगल इज, ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट वन, जैसे कि मैंने अभी एग्जैक्टली बता दिया कि इसका आंसर क्या बनेगा, 2 पाई रेडियन। बी ऑप्शन में आप लोगों के सामने लिख देता हूं जनाब 4 पाई रेडियन। सी ऑप्शन जनाब आपके सामने लिख दी गई है पाई बाई 2 रेडियन। एंड डी ऑप्शन आपके सामने लिखी हुई है जनाब 1/4 पाई रेडियन। सो भाई कौन सा मेथड अडॉप्ट किया जाएगा जब आपके पास वैल्यू होगी। हमें बड़े अच्छे से पता है फॉर अ कंप्लीट रोटेशन जो एस की वैल्यू आएगी, जो आपके पास आर्क लेंथ आएगी वो 2 पाई आर के इक्वल आती है। फॉर अ कंप्लीट रोटेशन ये हिंट है इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने का कि जो एस की वैल्यू वो 2 पाई आर के इक्वल आएगी। अब मुझे एंगल कैलकुलेट करना है, प्लेन एंगल मुझसे पूछा गया फॉर अ कंप्लीट रोटेशन। अब हम इसके बाद कंप्लीट रोटेशन के लिए सॉलिड एंगल की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल प्लेन एंगल पूछा गया, सो थीटा इज इक्वल टू, हमें बड़े अच्छे से पता है कि जी इक्वल होता है एस ओवर आर के। तो एस की वैल्यू फॉर अ कंप्लीट रोटेशन होती है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर। तो आर आर के साथ मेरा बेटा कैंसिल हुआ, तो थीटा की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई 2 पाई रेडियन। सो 2 पाई रेडियन फॉर अ कंप्लीट रोटेशन द वैल्यू फॉर द प्लेन एंगल इज, फॉर अ कंप्लीट रोटेशन द वैल्यू फॉर द प्लेन एंगल इज। क्या जरा काइंडली सर इनके सामने कर दें कमेंट्स।
हाँ, एक और चीज़ आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जो चीज़ें मैं यहाँ पे लिखता हूँ इससे ये फ़ायदा होगा मोहम्मद कामरान के आज के बाद इंशाल्लाह। और आज से ही जो लेक्चर मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने लिखता हूँ, ये लेक्चर आप लोगों को इमेजेस की फॉर्म में, स्लाइड्स की फॉर्म में आपको इसी पेज पे मेरी प्रोफाइल से मिल जाया करेंगे। जी अब्दुल, ये जो आप लोगों का इशू है बड़ा या छोटा करके लिखने वाला, तो ये इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। फिलहाल अब बात करते हैं सॉलिड एंगल की, जिसे हम 3 डायमेंशनल एंगल कहते हैं। बड़े अच्छे से आप लोगों ने इस चीज के बारे में पढ़ा हुआ था जी। आपके पास ए जो इस एलिमेंट एरिया का एलिमेंट एरिया जो हमारे पास आता है वो आर आ जी आपके पास ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये रेडियस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एलिमेंट एरिया उतना ही ज्यादा होगा। और ये हमारे पास बनता है ए इज इक्वल टू आर थीटा, आर स्क्वायर थीटा। इज देयर एनी इशू? ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा, ये फाइनल फॉर्मूला है। अब यहां पे अगेन वही चीज कैलकुलेट करने के लिए कि अगर मुझे कैलकुलेट करना है एंगल, जिसे हम सॉलिड एंगल कह रहे हैं, अब सॉलिड एंगल हमारे पास इक्वल आएगा ए ओवर आर स्क्वायर के। वही दो चीजें, पहली कंडीशन ये है कि अगर आपके पास ये चीज आ जाए कि ए और आर स्क्वायर दोनों आपस में इक्वल आ जाएं, ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर के इक्वल आ जाए, तो आपके पास सबसे पहले जो सॉलिड एंगल की वैल्यू आएगी आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर कैंसिल हुआ तो 1 स्टेरेडियन एंगल आएगा आपके पास। क्योंकि अब आप बात कर रहे हो सॉलिड एंगल की, और सॉलिड एंगल का जो यूनिट हमारे पास होता है वो स्टेरेडियन होता है। अगेन मैं आप लोगों से वही क्वेश्चन करूंगा फॉर अ कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन के लिए द वैल्यू फॉर द प्लेन एंगल क्या होगी? फॉर अ कंप्लीट रोटेशन द वैल्यू ऑफ द सॉलिड एंगल, सॉरी इससे पहले प्लेन एंगल की बात होगी। फॉर अ कंप्लीट रोटेशन, फॉर अ कंप्लीट रोटेशन the value for solid angle is, for a complete rotation the value for the solid angle is, एक मुकम्मल रोटेशन के लिए अब सॉलिड एंगल की वैल्यू क्या होगी? वहां पे आपने एस की वैल्यू लिखी थी, अब यहां पे एरिया की वैल्यू लिखो दे तो हमें बड़े अच्छे से पता फॉर अ कंप्लीट रोटेशन जो ए की वैल्यू आती है वो आती जी 4 पाई आर स्क्वायर। फॉर अ कंप्लीट रोटेशन ए की वैल्यू किसके इक्वल आती है बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर के। तो कंप्लीट रोटेशन में यहां पे जो हिंट हमारे पास गिवन है सॉलिड एंगल को कैलकुलेट करने के लिए, वो ए की वैल्यू है जो हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल आती है। तो बड़े अच्छे से थीटा इज इक्वल टू ए ओवर आर स्क्वायर। ए की जगह मेरा बेटा मैं लिख लेता हूं 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ तो हमारे पास फिर इसका जो आंसर आएगा मेरा बेटा वो 4 पाई स्टेरेडियन आ रहा है। क्या आंसर बना आपके पास बेटा? द वैल्यू फॉर द सॉलिड एंगल फॉर अ कंप्लीट रोटेशन इज 4 पाई स्टेरेडियन, इज 4 पाई स्टेरेडियन। जी एग्जैक्टली। और स्टेरेडियन के लिए एस आर लिखते हैं आपके पास, वफाद सीरीना लिख देना मेरा बेटा। जी एग्जैक्टली। उसके बाद बड़ा एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं उसको एक छोटे से पॉइंट के साथ ही क्लियर करूंगा साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। साइंटिफिक नोटेशन का नंबर क्या मतलब क्या होता है कि जब पुट द डेसिमल पॉइंट आफ्टर दिस फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट एंड राइट द नंबर इन टेंस की पावर, मतलब जब आप नंबर 10 की पावर में लिखते हो in scientific notation a number is expressed in some power of 10 which is multiplied by a number between 1 and 10। और एक और चीज, हम हमेशा डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जब शिफ्ट करते हैं तो वो स्टैंडर्ड, वो मेथड हमारे पास स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। तो यहां पे एक एमसीक्यूज के साथ मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो मेरा बेटा जरा ध्यान से सुनिएगा। In scientific notation, इट्स ओके फाद, मैंने भी बेटा मजाक किया था, दिल पे लेने वाली बात नहीं है। इन साइंटिफिक नोटेशन एंड साइंटिफिक नोटेशन, इन साइंटिफिक नोटेशन
114.3 can be written. In scientific notation 114.3 can be written. कैसे लिख सकते हैं इसको? सबसे पहली बात तो ये कि जब नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता है तो हम किस चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि डेसिमल पॉइंट कहां पे है, और डेसिमल पॉइंट को, यही एक की पॉइंट है मेरा बेटा, याद रखिएगा, पुट द डेसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट. पुट द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट. ये हमारे पास मेथड होता है टू राइट द नंबर इन स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन. टू राइट द नंबर इन स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन. टू राइट द नंबर इन स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन. अब मेरा बेटा, अब दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. या तो ये डेसिमल, देखो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट वो होगा जो कि लेफ्ट साइड पे पहला जीरो डिजिट है, वो 1 है. तो 1 की तरफ लेके जाना है, कितने डिजिट क्रॉस करने पड़ेंगे मुझे? 1 2 1.143 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 आ जाएगा. अब मसला ये है कि मैंने जितने डिजिट क्रॉस कर दिए वो डिजिट यहां पे लिख दिए, नंबर ऑफ डिजिट्स, लेकिन कुछ जगहों पे ये वैल्यूज पॉजिटिव आती है और कुछ जगहों पे ये वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव आती है. तो इसका सबसे आसान मेथड आप ये याद रखो कि डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की तरफ शिफ्ट करते हुए अगर आप डेसिमल को राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आ रहे हो, जैसे कि राइट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आप 10 की पावर पॉजिटिव में रखोगे. और अगर आपके पास ये वैल्यू डेसिमल पॉइंट को इन केस लेफ्ट से राइट की तरफ आपको लेके जाना पड़ता है, तो इसकी वैल्यू आपके पास फिर क्या आ जाएगी बेटा? नेगेटिव. लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाना हो तो आपकी वैल्यू फिर क्या आ जाएगी मेरा बेटा? नेगेटिव. अस्सलाम वालेकुम. तो अभी एक्चुअली आप लोगों के सामने एक बड़ी ही अनाउंसमेंट करनी थी इंपॉर्टेंट. वो ये है कि आपका जो इंग्लिश का लेक्चर है, जैसे कि आपको बड़े अच्छे से पता है कि 10 नंबर का आपका पेपर उसमें से आएगा, उसका जो सिलेबस है वो बहुत शॉर्ट है. तो उसके लिए ये डिसाइड हुआ है कि आपका जो इंग्लिश का लेक्चर है वो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे को हुआ करेगा. आप ये चीज नोट डाउन कर लीजिएगा कि आपका जो इंग्लिश का लेक्चर है वो मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे को हुआ करेगा. मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे को हुआ करेगा. मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे को हुआ करेगा. अब क्या होगा अगर वो लेक्चर नहीं होता? तो बाकी जितनी भी क्लासेस हैं आपकी कैट की, जैसे मेरी क्लास है, सरफरान की क्लास है, हमारा सब की क्लास है, इन क्लासेस का जो टाइम है वो बढ़ा दिया जाएगा. ये क्लासेस लेंथी कर दी जाएंगी, इनका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाएगा इन केस. और ये चीज़, और दूसरी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आज शाम 4 बजे अगेन सर फरहान आपके साथ लाइव आएंगे करियर काउंसलिंग के लिए. आपको गाइड करेंगे आपके लिए कौन से इंस्टीट्यूट्स बेटर हैं, कौन से इंस्टीट्यूट्स बेटर नहीं हैं, आपका क्या क्राइटेरिया है, क्या मेरिट बनता है. इन सारे सवालात के जवाब देने के लिए अगेन सर फरहान आप लोगों को पास इंशाल्लाह शाम 4 बजे अगेन लाइव आएंगे. तो फिलहाल हम बात जो कर रहे थे उसके ऊपर आ जाते हैं. तो स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन का लिखने का तरीकाकार बता दिया गया. तो ये तो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन से रेलेवेंट जो भी क्वेश्चन आए आप उसको कर सकते हो. अब सबसे मजेदार बात जो मैं आप लोगों के सामने करना चाह रहा था कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछा जाता है कि यार कन्वेंशनली जब आप यूनिट लिखते हो किसी भी वैल्यू के साथ, कमेंट सामने करें जरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन इंडिकेटिंग यूनिट्स. यूनिट्स को लिखने का कौन सा मेथड कन्वेंशनली होता है और कौन सा नहीं होता. या फिर हम जब आपके पास सामने एक नंबर लिखा हो और इसके साथ उसका यूनिट भी लिखा हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो मेथड है ये बिल्कुल ठीक है. इसके बारे में जो एमसीक्यूज बोर्ड आपके टेस्ट में पूछा जाता है कि आपने जो वहां पे वेलोसिटी मीटर पर सेकंड का आंसर लिखा हुआ, तो मेरा बेटा दो चीजें आपके सामने जो गिवन थी वो था डिस्टेंस और टाइम. और डिस्टेंस में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. हमें इक्वेशन में एक्चुअली ये चीज आइडेंटिफाई करनी थी कौन सी चीज डिस्टेंस है और कौन सी चीज टाइम है. और डिस्टेंस में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब डिस्टेंस आपके पास टाइम के साथ आके डिवाइड होगा तो वो स्पीड होगी और स्पीड का जो यूनिट आएगा वो मीटर पर सेकंड आएगा. तो यहां से सिर्फ ये हिंट. तो फिलहाल हम जो बात करते हैं मेरा बेटा जी, ऐसे यूनिट की बात करने लगे तो जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू, आपके पास इस तरह एक आंसर गिवन है ए, मैं उसको लिख लेता हूं जी 10 न्यूटन. 10 न्यूटन. सेकेंडली
बी लिख लेता हूं, आपके सामने लिखा हुआ है 1 मिलीमीटर, 1 मिली और स्पेस के साथ मैंने लिख दिया मीटर। सी की बात करें तो सी में लिखा हुआ है जी न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, कोई स्पेस नहीं है दरमियान में। और डी नन ऑफ दीज। आप में मुझे ये चीज बतानी है कि इन सारी क्वांटिटीज में इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। जी मेरा बेटा, मैं वो भी डिस्कस करूंगा। जी मेरा बेटा, तो फर्स्ट वन आपके पास लिखा हुआ है 10 न्यूटन। क्या ये मेथड बिल्कुल ठीक है? आप यहां पे देखो कि जब हमारे पास नंबर लिखा हो तो या तो अगर उसके साथ यूनिट लिखना हो तो कैपिटल वर्ड में आ जाए 10 न्यूटन, तो ये मेथड बिल्कुल ठीक होगा। या फिर अगर पूरा वर्ड लिखना है तो फिर ये स्मॉल लेटर के साथ आए न्यूटन, तो ये मेथड ठीक होगा। इसका मतलब है ये वाला आंसर तो कभी भी नहीं आ सकता, मतलब ये चीज कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नहीं लिखी हुई। सेकंड क्वेश्चन मेरे सामने क्या आ रहा है जी, 1 मिलीमीटर। कोई एक ही क्वांटिटी हो और उसका यूनिट गिवन हो तो उसके दरमियान किसी किस्म की स्पेस नहीं आती, उसके दरमियान किसी किस्म की स्पेस नहीं आती, तो इट मींस कि ये वाला आंसर भी गलत है। जैसे कि लेंथ की बात करो तो मिलीमीटर में आ जाए तो मिलीमीटर 2 यूनिट्स के दरमियान में स्पेस नहीं आएगी। फिर उसके बाद अगर बात करें न्यूटन मीटर की, सो न्यूटन मीटर लिखा हुआ है, दरमियान में कोई स्पेस नहीं है, 2 डिफरेंट क्वांटिटीज का यूनिट है, मतलब 2 डिफरेंट क्वांटिटीज हैं यहां पे, जैसे कि फोर्स और लेंथ। तो फोर्स और लेंथ को इंडिकेट करने के लिए दरमियान में स्पेस आनी चाहिए, तो यहां पे स्पेस नहीं है, तो ये भी मेरे पास क्या आ गया बेटा, गलत आ गया। तो यहां पे कोई भी आंसर बिल्कुल ठीक नहीं था। तो मैंने साथ साथ आपको बता भी दिया है कि किसका आंसर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। और रही बात आप लोगों के एमसीक्यूज डिस्कस करने की, तो मेरा बेटा मैं खुद ही इस चीज का रोज का टेस्ट कंपाइल करता हूं और मेरे अकॉर्डिंग जो चीज़ आपको लोगों को मुश्किल लगेगी, इवन कि आप लोगों के पास मैसेंजर्स की ऑप्शन भी है, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो और मैं इसको क्लास में भी डिस्कस कर लिया करूंगा जैसे मेरे पास कोई लेंथी लेक्चर आया करेगा। लेकिन फिलहाल मेरी ये कोशिश भी है कि आप लोगों का जो सिलेबस है उसको भी साथ साथ कवर अप किया जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर, ये भी एमसीक्यूज और इनसे रेलिवेंट एमसीक्यूज ही आपसे पूछे जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर cannot be removed by taking average values। मतलब किसी भी एरर को कम करने के लिए हम मोस्टली यही कहते हैं एक्सपेरिमेंट में कि उसकी बार बार वैल्यूज लेते हैं और उनका एवरेज ले लेते हैं बाय टेकिंग एवरेज वैल्यूज टू मिनिमाइज द एरर। लेकिन ऐसा कौन सा एरर है जो एवरेज वैल्यूज लेने से ठीक नहीं होता? तो मैं आप लोगों को यहाँ पे 4 ऑप्शंस लिखता हूँ और आपने उन ऑप्शंस में से बताना होगा। फर्स्ट वन आपके पास पर्सनल एरर है, सेकंड वन आपके पास सिस्टमैटिक एरर है, एंड सी की अगर बात की जाए तो वो हमारे पास मेरा बेटा आ जाता है रैंडम एरर। जी अगर डी की बात की जाए तो नन ऑफ दिस। तो यहां पे मैं आप लोगों के सामने यही हिंट रखूंगा या आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा इसका आंसर क्या बनता है। तो सबसे पहली बात मेरी जान ये चीज क्लियर कर लें कि पर्सनल एरर और रैंडम एरर को तो किया जा सकता है बाय टेकिंग द एवरेज वैल्यूज, बट द सिस्टमैटिक एरर मैं यहां पे हिंट यही लिखना होगा कि जब तक आप जीरो करेक्शन अप्लाई नहीं करते, करेक्टेड बाय applying the zero correction, corrected by applying the zero correction, सिस्टमैटिक एरर को जीरो करेक्शन अप्लाई करने के बाद ही ठीक किया जा सकता है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो सिस्टमैटिक आंसर है ये आपका आंसर बनेगा। पर्सनल एरर रैंडम एरर कैन बी रिमूव्ड बाय टेकिंग द एवरेज वैल्यू। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था ऐसा कौन सा एरर है जो नहीं रिमूव किया जा सकता बाय टेकिंग द एवरेज वैल्यूज। उसके बाद अगर आपको एक चीज के बारे में पता है जिसको हम नाम देते हैं लीस्ट काउंट,
लीस्ट काउंट द मिनिमम वैल्यू विच कैन बी टेकन विद द हेल्प ऑफ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। अब आपके पास किसी भी डिवाइस के अंदर ये चीज पूछी जाए कि इसमें पॉसिबल जो एरर है वो कितना हो सकता है, इसमें मतलब एक एरर कितना हो सकता है, ये कौन सा एरर इसमें प्रेजेंट हो सकता है। सो अगर मैं ये बात करूं कि एक ऐसी डिवाइस जिसका लीस्ट काउंट मेरे पास 1 मीटर है, a measuring device has least count 1 मीटर, तो अगर आपसे यह पूछा जाए what error must be present in it, what error must be present in it, इसमें कौन सा एरर मौजूद होगा। तो आप लोगों को बड़े अच्छे से ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जितना लीस्ट काउंट की वैल्यू होगी वो एरर मस्ट प्रेजेंट होता है उस मेजरिंग डिवाइस में। तो इसका आंसर बनेगा 1 मीटर। आपको बड़े अच्छे से पता है 1 मीटर आपके पास किसी भी मेजरिंग डिवाइस का जो लीस्ट काउंट, एंड द लीस्ट काउंट कौन सी वैल्यू को कहते हैं, द वैल्यू विच कैन बी टेकन विद द हेल्प ऑफ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। अब कुछ की पॉइंट, समराइज पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने लिखता हूं जो आप लोगों ने नोट डाउन भी करने होंगे कि जो बहुत जरूरी हैं आप लोगों को एरर और अनसर्टेनिटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर करने के लिए। आपको यह चीज क्लियर होनी चाहिए, आप प्रिसाइज मेजरमेंट इज लेस एक्यूरेट। वो क्यों, उसके बाद अभी करते हैं। सेकंड पॉइंट मेरे पास ये आता है कि आपके पास किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है उसको ही हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का। उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का जो हमारे पास लीस्ट काउंट होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का। तो यहाँ पे मैंने जो दूसरा डेराइव आपके पास एक रिलेशन लिखा कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो होती है वही हमारा लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होता है, वही हमारा लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होता है। उसके बाद फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करने के लिए और परसेंटेज निकालने के लिए आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए कि हम हमेशा परसेंटेज निकालने के लिए 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते होते। सो हो रही एक चीज यहां से अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा कि आपके पास जो प्रिसीजन है, प्रिसाइज मेजरमेंट की बात की जाए, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लीस्ट काउंट के। लीस्ट काउंट जितना कम होगा प्रिसीजन उतनी ही ज्यादा होगी, और लीस्ट काउंट जितना ज्यादा होगा प्रिसीजन उतनी ही कम होगी। अब अगर मैं बात करूं एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी और लीस्ट काउंट, एक्यूरेसी और लीस्ट काउंट दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कोई मेजरमेंट जितनी ज़्यादा एक्यूरेट होगी उसका मतलब है ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट जितना ज़्यादा हो वो उतना ही ज़्यादा हमारे पास एक्यूरेट होगा। सो अगर आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट है, कुछ पेयर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, आपने ये चीज बतानी है मोस्ट प्रिसाइज एंड मोस्ट एक्यूरेट। ये चीज क्लियर है और इसके आगे मैं इंशाल्लाह चलता हूं। मेरा बेटा एक चीज का ख्याल रखिएगा, रही बात जो आप लोगों के एग्जाम्स के बारे में न्यूज़ है, दे आर टोटली फेक राइट नाउ, बिकॉज ये चीज़ ट्वीट किया गया था कल ही कि जो आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं वो कैंसिल हैं, लेकिन जो बच्चे इम्प्रूव कर रहे हैं, जो बच्चे सप्लीमेंट्री के हैं, या फिर वो बच्चे जो कि प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, उनके बारे में क्या फार्मूला आता है, उनको कैसे लेके चला जाएगा, ये चीज़ डिसाइड होगी फ्राइडे को। बिकॉज अगर गवर्नमेंट इतना टाइम ले रही है, बोर्ड्स के जो ऑफिशियल्स लोग इतना टाइम ले रहे हैं, तो मेरा बेटा आपको आइंस्टाइन और अफलातून बनने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। जो भी फैसला होगा अल्लाह ताला से दुआ करें वो आपके हक में बेहतर हो। जी, इसको मैं अब रेस कर देता हूं। मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि आपके पास, आपने इन सारे पॉइंट्स के लिहाज से
फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको यह बताया कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा प्रिसाइज होगा. Precision measurement is less accurate. A precise measurement is less accurate. So आपके पास इंस्ट्रूमेंट है मोस्ट प्रिसाइज एंड मोस्ट एक्यूरेट आपने बताना है. मोस्ट प्रिसाइज एंड मोस्ट एक्यूरेट. आंसर 1 आ गया आपके पास. मीटर रॉड वर्नियर कैलिपर. बेटा इसमें आप लोगों का नुकसान होता है जब आप फेक न्यूज़ पे बिलीव करते हो तो आपके लिए मसला होना शुरू हो जाता है. डिस्टर्ब होता है बंदा मेंटली कि यार करे तो करे क्या. इसलिए मेरा बेटा बी सेंसिबल. जिस तरह कपड़ा खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं ना हम लोग और कपड़े को हर लिहाज से देखते हैं क्योंकि पता होता है वहाँ पे पैसे देने होते हैं. इसलिए जब भी कोई न्यूज़ आए तो उसको ऑथेंटिक सोर्स से देखा जाए कि भाई उसका ऑथेंटिक सोर्स क्या है. एवं तो नहीं कोई बंदा बोल रहा है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा और उसकी बात पे यकीन कर लिया, तो ऐसे नहीं करते. सो सेकंड वन बी आपके पास आ गई स्क्रू गेज एंड मीटर रॉड. पर्सनल एरर जैसे कि उसके वर्ड से ये चीज़ डिनोट है जो आपकी अपनी ज़ाती गलती की वजह से होता है. कैपेबिलिटीज़ ना होना इंस्ट्रूमेंट की को मेजर करने की या मेजरमेंट के बारे में ना पता होना. मीटर और वर्नियर कैलिपर. कोशिश किया करें मैं आपको यहाँ पे समराइज पॉइंट्स बताता होता हूँ और ये चीज़ें आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है. तो ये थ्योरी पे अगर मैं जाऊँगा तो वो बहुत टाइम लगेगा. इसलिए पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो आपके ई कैट के एमसीक्यूज को सॉल्व करना होता है. जी वालेकुम सलाम. सो मेरे भाई सेकंड आंसर जो लिखता हूं वो स्क्रू गेज एंड मीटर रॉड है. मोस्ट प्रिसाइज वो इंस्ट्रूमेंट होगा. सबसे पहले ऑर्डर में आपने देखने हैं 3 इंस्ट्रूमेंट है मीटर रॉड वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज. मीटर रॉड वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज. ये ले जी मीटर रॉड वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज. 3 इंस्ट्रूमेंट है आपके पास मीटर रॉड वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज. मीटर रॉड वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज. मीटर रॉड वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज. इन मीटर रॉड और वर्नियर कैलिपर में स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो सबसे कम है. इट मींस के ये सबसे ज्यादा प्रिसाइज होगा. हमें सबसे ज्यादा प्रिसाइज जो मिल गया वो स्क्रू गेज मिल गया. सो बी आंसर बनता है इसके लिहाज से. और मीटर रॉड का लीस्ट काउंट सबसे ज्यादा होता है. इट मींस ये सबसे फिर ज्यादा एक्यूरेट होगा. सो मोस्ट प्रिसाइज इन तीनों में स्क्रू गेज और मोस्ट एक्यूरेट इन तीनों में मीटर रॉड हो गया. क्योंकि हमने कहा था जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा प्रिसाइज होगा और लीस्ट काउंट जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होगा. जी एग्जैक्टली बेटा यही आंसर बनते हैं जो आप लोग मुझे बता रहे हैं. एरर और अनसर्टेनिटी का जो एरर्स के बारे में क्वेश्चन थे वो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे. अब जो आपके पास अनसर्टेनिटी के क्वेश्चंस हैं जी मीटर रॉड उनके बारे में आ जाते हैं. किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और आप कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो उसके सिर्फ हिंट दूंगा आप लोगों को. हम कैसे असेसमेंट करते हैं अनसर्टेनिटी की और एरर्स की. जी मेरा बेटा तो अनसर्टेनिटी की जो बात की जाए द मेजरमेंट विच इज लेस एक्यूरेट इज मोर प्रिसाइज. जुहेब अब क्या किस तरह की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होती है या फिर किस तरह हम अनसर्टेनिटी को फाइनल रिजल्ट में कैसे असेस करते हैं. असेसमेंट ऑफ टोटल जो आपके पास अनसर्टेनिटी होती है इन रिजल्ट के अंदर
assessment of total uncertainty in final result, अनसर्टन होना किसी वैल्यू का, गैर यकीनी। हमारे पास कुछ तरह की कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर हम सबसे पहले बात करते हैं एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की, तो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को ऐड किया जाता है। जैसे कि हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आएंगी और मैं आपको बताऊंगा कि उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को कैसे ऐड किया गया है। एडिशन हो या आपके पास सब्ट्रैक्शन हो, आपने सिंपल जो चीज़ कैलकुलेट करनी है, अनसर्टेनिटी का मतलब वैसे भी आप लोगों को बता दिया था, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो आपका लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट भी होती है, वो आपका लीस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट भी होता है। और लीस्ट काउंट जो इंस्ट्रूमेंट रहता है वो आपका पॉसिबल एरर भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट या किसी भी डिवाइस के अंदर होता है। पिछले टॉपिक में ये चीज हम पढ़ चुके हैं। जब आपके पास किसी भी वैल्यूज के साथ उसकी अनसर्टेनिटीज गिवन हो, उसका एरर पॉसिबल गिवन हो, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज गिवन हो या अनसर्टेनिटीज गिवन हो, तो आप उसकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को कैसे ऐड करोगे। जैसे मेरे पास यहां पे वैल्यूज लिखी हुई है 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर या मिलीमीटर, वट कुछ भी लिखा हो। इसी तरह 26.5, 26.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। मैं एक्स को एक वैल्यू कह देता हूं, ये मेरे पास बी है। अगर मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो भाई आप इन दोनों को तो सब्ट्रैक्ट करोगे ही करोगे, लेकिन ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आ रही हैं इनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमेशा ऐड करते हैं। इन केस ऑफ एडिशन, प्रकाश साहब यहां तो ऐसे ही चलेगा और मेरा नहीं ख्याल में ऐसे किसी भी कॉम्प्लीमेंट का कोई जवाब देने वाला हूं। और इफ यू वांट टू फाइंड अ गुड थिंग ओवर हियर तो आप यहां पे क्लास ले सकते हैं, अदरवाइज मेरा बेटा आपकी मर्जी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड 10.5 प्लस माइनस 0.5। अब मुझे एक चीज़ बड़े अच्छे से क्लियर कर दें कि अगर आप लोगों को नोट्स नहीं बताऊंगा, नोट्स नहीं दूंगा या फिर आप लोगों को एक स्पेसिफिक मटेरियल प्रोवाइड नहीं करूंगा तो फिर कैसे? अजीब मखलूक पाकिस्तान है यार। ओके, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड नहीं करते, बल्कि इनकी जो परसेंटेज होती है, परसेंटेज ऑफ अनसर्टेनिटीज, उनको लिया जाता है, उनको ऐड करते हैं, आर एडेड। जैसे कि हमसे ये पूछा जाए परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लेकिन हमारे पास जो परसेंटेज ऑफ एरर गिवन है वेलोसिटी के अंदर, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी का जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है और ये चीज़ बताई गई है कि भाईजान आपके पास परसेंटेज एरर इन मैस गिवन है, परसेंटेज एरर इन मैस वो 2% है। इसी तरह आपके पास एरर बताया गया वेलोसिटी के अंदर, परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी वो भी 2% है। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है जी 1/2 mv²। मैं इसकी कैलकुलेट करना चाहता हूं अनसर्टेनिटीज। अब मेरे पास मल्टीप्लिकेशन यहां पे हो रही है और कुछ डिवीजन हो रही है। अब दो फैक्टर्स के दौरान मल्टीप्लिकेशन जब हो रही हो तो उसकी अनसर्टेनिटीज में कैसे ऐड करते हैं, उसकी परसेंटेज ऑफ एरर लिया जाता है। परसेंटेज ऑफ एरर मैस का गिवन है 2% और वेलोसिटी का भी गिवन है 2%। लेकिन यहां पे जो चीज है कि वेलोसिटी के साथ 2 पावर में भी आ रही है, तो जरा पावर फैक्टर भी साथ ही समझ लें कि जब पावर फैक्टर आ रहा हो तो परसेंटेनिटीज को कैसे ऐड करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख ली, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देख रहे हैं, और साथ जो क्वांटिटी हमारे पास आ रही है वो हमारे पास जी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जब दो नंबर्स को किया जाए और उनके साथ उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज भी गिवन हो, पॉसिबल एरर्स भी गिवन हो, तो दो वैल्यूज को जब ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो उनकी जो अनसर्टेनिटीज हैं उनको सिंपली ऐड ही किया जाएगा, उनको सिंपली ऐड ही किया जाएगा।
जी 6% आए, 8% आए, वट एवर, जो भी आपके पास पॉसिबल एरर्स गिवन हो, तो आप उसकी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअली टॉपिक ये है। अब मेरा बेटा ये चीज आ जाएगी हमारे पास कि मैथ्स के लिए तो 2% थी जी, 2% आ गया हमारे पास, परसेंटेज ही ऐड करनी थी। वेलोसिटी की भी 2% आ गई, लेकिन वेलोसिटी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो आप 2% के साथ उसकी पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 4%। एंड फाइनली इन दोनों को ऐड करें 2% प्लस 4%, तो आपके पास जैसे कि अभी एक भाई ने आंसर बता दिया था वो था 6%। मैं अगेन ये चीज क्लियर कर देता हूं कि जब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, जी मेरा बेटा मेरे ख्याल में फैक्टर के ऊपर ही जाने लगे थे। टाइम फैक्टर के लिए आप लीस्ट काउंट को नंबर ऑफ ऑसिलेशंस के साथ डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे पावर फैक्टर के लिए मैं ये चीज़ मेरा बेटा बता रहा था कि जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2mv²। यहाँ पे दो चीज़ों के दरमियान मल्टीप्लीकेशन आ रही है और एक के ऊपर पावर आ रही है। आपके पास मैथ्स का परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज ऑफ एरर इन मैथ्स इज 2%, परसेंटेज ऑफ एरर इन वेलोसिटी इज ऑल्सो 2%। ठीक है मेरा बेटा, अब इन दोनों एरर्स को अगर ऐड करो तो 4 बनता है, लेकिन पावर फैक्टर का यहां पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब पावर आ जाए, जो वेलोसिटी का एरर था उसके साथ इसकी पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो उस वेलोसिटी का एरर था उसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो उस वेलोसिटी का एरर था उसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो उस वेलोसिटी का एरर था उसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो उस वेलोसिटी का एरर था उसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2% मल्टीप्लाई बाय 2, 2% मल्टीप्लाई बाय 2, 2% मल्टीप्लाई बाय 2, 4% आएगा इस तरह। एंड फाइनली इन दोनों को ऐड करने से 2% प्लस 4% आपके पास 6% बनता है। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हो एरर की परसेंटेज को ऐड करते हैं, एरर की परसेंटेज को ऐड करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड नहीं करते। जैसे कि यहां पे 0.1 और 0.1 थी, मैंने इन दोनों को सिंपली ऐड कर दिया था। मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन में सिर्फ इंस्टेंटेनिटीज को ऐड करते हैं, इनकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, जब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, जब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, उस वक्त इन अनसर्टेनिटीज की परसेंटेज को ऐड करते हैं, उस वक्त इन अनसर्टेनिटीज की परसेंटेज को ऐड करते हैं, उस वक्त इन अनसर्टेनिटीज की परसेंटेज को ऐड करते हैं, जैसे कि हमारे पास जो गिवन थी। और अगर पावर फैक्टर आ जाए, और अगर पावर फैक्टर आ जाए तो जो वैल्यू की परसेंटेज गिवन होगी, पावर को उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड फाइनली वी विल ऐड द